2024 क्या 2023 से मुख्तलिफ होगा। 2024 में क्या क्या बड़े वाक़यात मुतवक्को हैं। पाकिस्तान में फोरकास्टिंग की गुंजाइश भी बहुत है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। कुछ पता नहीं है कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हों तो न जाने क्या हो, लेकिन फिर भी 2024 को हमने अहाते में लेके आना है और देखना है कि हमारे मीडिया के जो बड़े नाम हैं वो 2024 को कैसे देखते हैं। सियासी ज़ाविये से तो एक सियासी कैलेंडर भी डेवलप करेंगे और सहाफ़ती ज़ाविये से, क्योंकि मीडिया के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। स्टार्टिंग विद यू मुनीज़े, वन लाइनर 2024 पहला प्रोग्राम है, लोग आपको देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है 24 कैसा होगा सियासी तौर पे? जी, सियासी तौर पे मैं समझती हूँ अगर इलेक्शंस हो गए तो मुल्क में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इलेक्शंस जो हैं वो मुतनाज़े होंगे और उसके बाद जो है मामलात शायद मज़ीद गंभीर हो जाए। उल्टा ही दिया आपने। हम तो कहते हैं इलेक्शन होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, बट योर टेक, यू गो अहेड किरण। सर, इन वन लाइनर सियासत भी और सहाफत भी एक तेरी चाहत है और एक उनकी चाहत है, और होगा वही जो उनकी चाहत है। उनकी किन की कौन की? सर, उनकी वो मुझे नजर भी नहीं आते और दिखते भी नहीं है। अगर दिखते तो मैं आपको जरूर बता कर रहा हूं देती। ताकि मैं बाद में आपसे डिबेट करूं कि इनकी कुन की कौन की। जी सर, सर मेरा ख्याल है कुन की ज़्यादा बेहतर है लेकिन आई थिंक इलेक्शन नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन आई थिंक कंट्रोवर्शियल होंगे जिस हिसाब का इलेक्शन रहे हैं, तो आई थिंक ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मुतनाज़ा इलेक्शंस का साल। अनिका, हम 2024 में भी उस नाजुक मोड़ पे होंगे जो कि अब राउंड अबाउट बन चुका। 1947 में भी नाजुक मोड़ में थे। गरीज़ा, Do you really have to give it to the one liner और टू लाइनर्स कर लें, तीन कर लें, or a couplet? और कपलेट। योर टेक। थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूंगी। गालिब ने कहा था 100-150 साल पहले कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उसके तकरीबन 80-90 साल के बाद अहमद फराज ने लिखा, नशब व रोज़ ही बदले हैं ना हाल अच्छा है। किस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है। वाह, वाह। उसी दौरानिए में कतील शिफाई ने लिखा, जिस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। तो अगर 100-150 साल 200 साल, कितने साल हो गए आज? ब्राह्मण के ऊपर ही हम इत्तेफाक राय नहीं कर पाए कि उसने जो कहा था कि ये साल अच्छा है या नहीं है। अच्छा, ये ब्राह्मण आप आज के दौर के हवाले से वो एलीट ऑफ द एलिटिस्ट, ठीक, द क्रीम de la cream, जिनकी बात हो रही है कि उनकी चाहत एस्टैब्लिशमेंट, किसी को भी आप ब्राह्मण कह सकते हैं, किसी भी अशराफिया को। आज भी हमें यही सुनने को मिलता है कि ये साल बहुत अच्छा है। एक साल 2018 का हमें कहा गया था कि तब्दीली का साल है, अब ये साल कहा जा रहा है गवर्नेंस का साल है, ये एक नई तब्दीली का साल है। तबाही भी तब्दीली होती है कि सारी चीज़ें तब्दील तो करती है लेकिन तबाही भी फैलाती है। सो अनिका, ये सेट के नाजुक मोड़ पर खड़े होंगे, तो ये नाजुक मोड़ के ऊपर कोई साइन पोस्ट होगा कि ये नाजुक मोड़ कौन से वाला है? उसके ऊपर ये लिखा होगा घूमते रह जाओगे। घूमते रह जाओ, बस यही लिखा होगा, और इसलिए लिखा होगा क्योंकि हम आज तक उस नाजुक मोड़ से एग्जिट ढूंढ रहे हैं। हमारी हर चीज का जो रीजन होती है कि ये क्यों हुआ मुल्क में, हम कहते हैं नाजुक मोड़ पे थे इसलिए हुआ। चाहे वो सिक्योरिटी के तनाजुर में हो, चाहे वो सियासत के तनाजुर में हो, मईशत के तनाजुर में हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाजुक मोड़ ऐसा आता है कि पर वो घुमाता रहता है। इसलिए 2024 के नाजुक मोड़ पे भी लिखा होगा घूमते रह जाओ। तो अवाम चकराते रहेंगे सना, इज दैट व्हाट इट इज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अवाम को पता है क्या हो रहा है, और आई थिंक इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि अवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये गलत है। अवाम समझ रहे हैं और हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 8 फरवरी को कुछ भी हो सकता है अगर उसको कंट्रोल ना किया गया। तो आई थिंक ये पॉलिसी बड़ी मैटर करती है कि आप उसको कंट्रोल्ड इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे या डिसरप्टिव इलेक्शन की तरफ लेके कंट्रोल से बड़ा ये नहीं कि आप नताइज को कंट्रोल करें, जो माहौल जिसके अंदर इंतखाबात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करें। तो आपका इशारा जो वायलेंस की तरफ है, क्योंकि ये मैंने अंडरलाइंग असेसमेंट्स देखी हैं वाकईतन कि इतना बॉटल्ड अप इमोशन है पाकिस्तान में कि अगले साल का आगाज जो है दूसरे महीने के, इस साल का आगाज जो है वो दूसरे महीने के अंदर बहुत बुरा हो सकता है। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट। आई थिंक कंट्रोल भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना पड़ेगा, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दे रहे हैं इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो इमोशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ना, आई थिंक उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई लाइन ले लेती है और उस लाइन को उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं तो फिर आई थिंक ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक तरह से क्रियास क्रिएट करेगा, जो नहीं होना चाहिए। किरण, 2023 जो गुजरा उसने इमोशंस को बड़ी हवा दी। उसके अंदर सियासी जमातों के अंदर इमोशंस बड़े ऊपर आए, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इमोशंस बड़े ऊपर आए, मीडिया के अंदर हाइप डेवलप की गई, और तो और डॉलर के इमोशंस भी बहुत ऊपर आए, वो ऊपर की तरफ छलांग लगाता रहा। इमोशंस से भरा हुआ है ये मुल्क, और इस साल इंतखाबात होने हैं। कैन इट एक्सप्लोड? कैन वी कंट्रोल इट?
अच्छा स्टीम वॉल्व हम निकाल सकते हैं या क्या आपको लगता है? सर तवक्को तो यही रखनी चाहिए, वैसे साल का आगाज़ है और हर साल हम यही तवक्को करते हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कुछ भी। वो जो सियासी इस्तेहकाम की और माशी इस्तेहकाम की हम बातें कर रहे हैं ना, तो अभी ये जो दिसंबर एंड हुआ है इसमें जो सियासी इस्तेहकाम की बातें हो रही थी और जो कुछ इलेक्शंस के हवाले से चीज़ें हो रही हैं कि ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है, जो लोग इलेक्शंस करवाएंगे उनके ऊपर ही ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। जब वही लोग इलेक्शंस करवा देंगे और फिर हम इलेक्शन के बाद जो एक हुकूमत आएगी और ऐसा नज़र आता है कि वो सिंगल मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं होगी, फिर वही वाली सारी सिचुएशन होगी कि बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे, फिर वही वाली सिचुएशन होगी कि सारे लोग फैसला एक कर नहीं पाएंगे, फिर यही होगा कि हुकूमत ब्लैकमेल होगी। तो वो जो सियासी इस्तेहकाम / माशी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन अगेन वही होगा कि हमें फिर IMF के पास ही जाना है, हमारे पास और कोई, हमारे पास और एग्जैक्टली तो हमारे पास और कोई वर्कशॉप ने भी किरण का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये पिछले महीने वर्कशॉप करके आई है लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई है। होता है वर्कशॉप ने इनको मजीद बिगाड़ दे बाज़ औक़ात एग्जैक्ट ऑपोजिट रिजल्ट भी होता है। सो सारी दुनिया के अंदर कोलिशन हुकूमतें होती हैं, हमारे यहाँ पे हर मसला जो है वो मुल्क को तोड़ने वाली साजिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोलिशन हुकूमतें हो जाए, स्प्लिट मैंडेट आ जाए, इसको मैनेज करने के मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, नहीं, उसके ऊपर नहीं हम देखते। आई डोंट थिंक कि कोलिशन गवर्नमेंट का एक आना एक मसला है। मसला ये है कि जब आप एक इलेक्शन करते हैं जहाँ पे सबको मालूम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, ख़ास तौर पे एक सियासी जमात को। अब हमने ये भी देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माजी में एक ही जमात को तालिबान टारगेट करते थे, अब एक और जमात को इस साल टारगेट कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही। जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और इसके नतीजे में इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। हम आप बांग्लादेश से ये सीख सकते हैं, हम हिंदुस्तान से भी ये सीख सकते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जब हुकूमतें आ तो जाती हैं मगर क्या वो 5 साल या वज़राए आज़म 5 साल मुकम्मल कर पाते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और अब दूसरी बात ये तलत साहब, देखिए हाइब्रिड रिजीम जो है हमने एक्सेप्ट कर ली है, इसको तो मान जाए ना कि हमने, हमारे सियासतदानों ने हाइब्रिड रिजीम एक्सेप्ट कर लिए। जब आपने हाइब्रिड रिजीम एक्सेप्ट कर लिए तो जिन लोगों के पास आप वोट मांगने जा रहे हैं, जब आपका उनको एहसास ही नहीं होगा, जब आप उनसे अपना शऊर या अपना जो मंशूर है वो नहीं लेके आ रहे होंगे, तो फिर मसला तो पैदा होगा। हाइब्रिड रिजीम का फिर साल होगा गरीदा, क्योंकि निज़ाम तसलसल से चला। इमरान खान की हुकूमत 2022 के अंदर एक किस्म की एक पेज वाली या हाइब्रिड वाली थी, PDM की हुकूमत हाइब्रिड वाली थी, कोलिशन हाइब्रिड वाली थी। तो अब यकदम ये उम्मीद कि इस साल में जो इंतखाबात होंगे वो हाइब्रिड निज़ाम से जान छुड़ाएंगे, शायद गलत फहमी पर मबनी है। हाइब्रिड निज़ाम को इंडोर्स करते हुए नज़र आते हैं आपको, जिस किस्म का ये तसलसल है? यस, एक्सेप्ट कर लिया है हमारे सियासतदानों ने, लेकिन उनके सर पे डंडा रख के किसी ने एक्सेप्ट नहीं करवाया। वो खुद बखुशी बरज़ा और रग़बत, ये कोई जबरी शादी नहीं है, ये वो शादी है जो बरज़ा और रग़बत, हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें दुल्हा एक ही है, दुल्हन बार बार तब्दील होती रहती है। सो ये वो शादी, ये वो उस किस्म की शादी। अब we'll make sure कि ये सेंटेंस जरूर चले हमारे पोमो के अंदर, बस that's a good sentence actually। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको सम अप किया। सो रजा और रग़बत आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगली हुकूमत भी उसी किस्म हाइब्रिड कोलिशन, आप उसे कोलिशन कह दें, आप उसे हाइब्रिड कह दें, बट यस आई मीन एस्टैब्लिशमेंट वुड बी कॉलिंग द शॉट्स वंस अगेन, गवर्नेंस के हवाले से, आपके मुल्क को आगे लेके चलने के हवाले से। और हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई नई हुकूमत आ जाएगी या इलेक्शन के बाद एक तब्दीली आ जाएगी। कोई भी पार्टी आए, PTI आए, PMLN पीपल्स पार्टी या कोलिशन आए, वो इंस्टेंटली टर्न अराउंड कर देगी, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 साल अभी इकोनॉमिक सिचुएशन को आपके बेहतर होने में मजीद लगेंगे। सो ये रियलिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है अनिका, और हम चाहेंगे सब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि अगर हाइब्रिड रिजीम है और एस्टेब्लिशमेंट इज कॉलिंग द शॉट्स, तो सम मेजर ऑफ स्टेबिलिटी शुड बी एक्सपेक्टेड। चलें ठीक है, हम जमहूरी तौर पर उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि कमांड सेंटर किस जगह के ऊपर है और कमांड कहां से आ रही है, तो उसके बाद तवक्को ये होनी चाहिए कि कुछ मामलात सीधे हों। अब पाकिस्तान में इशू ये है कि शॉट्स भी वो कॉल करते हैं, स्टेबिलिटी भी नहीं आती है। ये 2024 भी फिर ऐसे ही गुजरेगा कि नहीं? स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि जब एक माँ होती है और उसकी एक ही उम्र के 2-3 बच्चे होते हैं और आप एक बच्चे को उठा लें और 2 बच्चे फिर रोते रहें, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। फिर वहाँ शोर शराबा और गुल गबाड़ा ही होता रहेगा। 3 सीटों वाला घोड़ा ले ले, फिर क्या करेंगे? यही है, आप किसी किस्म का झूला भी ले ले, जो मर्जी कर ले, यहाँ वो 2 बच्चे रोते रहेंगे कि हमें नहीं उठाया, या फिर दूसरा बोलेगा मुझे क्यों उतारा या मुझे क्यों निकाला। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर इसलिए भी होती आएंगी क्योंकि हम लोग अभी तक ये रियलाइज नहीं कर सके कि एक जमहूरी अमल के लिए
صرف حکومت نہیں, ایک بہت اسٹرانگ اپوزیشن بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اپوزیشن 2024 میں کون سی جماعت ہوگی جو ان تمام معاملات کی بات کرے, سویلین کی سپیس کی بات کرے, لوگوں کے حقوق کی بات کرے, جمہوری اقدار کی بات کرے؟ اگر سارے ہی کھچڑی کا حصہ ہے تو who do you see playing the role of opposition? پیپلز پارٹی؟ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو آئی تھنک میری نظر میں یہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ کون ہوگا, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس اپوزیشن بینچز کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی, کیونکہ اگر آپ نے اس کو مائنس کر دیا پارلیمنٹ سے تو پھر نون لیگ کے اوپر آپ پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکیں گے. تو ان اینی کیس آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں آپ نے پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس دینا ہے. تو آئی تھنک میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کتنا اسپیس دے گی, پی ٹی آئی کتنا اسپیس ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فور کاسٹنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اپوزیشن کون کرے گا؟ سر ویسے تو ٹیکل کرنا بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کی, لیکن اگر ان کے 2 3 4 لوگ بھی اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں نا, اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوگا, بڑا ٹف ٹائم ہوگا. یہ جو ثنا بات کر رہی ہیں وہ 3 4 5 لوگوں کے لیے ہی کافی ہوگا, کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو آپ کسی بھی بینر میں لیں, لیکن ہوا ان کی ہے. 2022-23 کے جو ہے نا ان کا پی ٹی آئی کا ہینگ اوور اس سے نکلی نہیں, وہ 2 3 4 لوگ کون سے آئیں گے میں اس ہینگ اوور میں نہیں ہوں, لیکن مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو عقل آتی ہے اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی میٹر کرتی ہے, اور اگر وہ والا کام نہیں کرتے جو 16 مہینے 18 مہینے پہلے انہوں نے کر دیا کہ اگر ہماری حکومت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. نہیں سر, آئی تھنک مجھے تو لائر زیادہ سوری بات کر رہی ہوں, مجھے تو آئی تھنک لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹپیکل پولیٹیشنز ہیں وہ شاید نہ ہوں, لیکن ان ٹپیکل شاید وہ اسپیس لے. لائرز کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا مریض, تو اگر لائرز سے پارلیمان ہماری بھر جاتی ہے اور سگنیفیکنٹ پورشن میں آتے ہیں تو وہاں سے آوازیں آئیں گی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے طلعت صاحب, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیپینڈز کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن کہاں دیکھ رہی ہے. اگر وہ اسی گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی طرف باقی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہوگا. یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے کہ پچھلی پارلیمنٹ جو ہے اس کی بلز تک اور اس کا اسکیڈول تک کون نکالتا تھا. تو اگر یہ پارلیمنٹ پرائم منسٹر نے خود مانا ہے کہ بل پاس کروانے کے لیے بندے لاتے ہوتے تھے, ہاں, تو پھر اگر یہ بھی پارلیمنٹ اسی طریقے سے چلنی ہے تو پھر عوام جو ہے وہ آپ کو جانچ تو ضرور رہے ہوگی. یا تو اب یہ بات تو اب فیصلہ ہو چکا ہے نا اس ملک کے اندر کہ یا آپ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے یا طاقت کا سر چشمہ کہیں اور سے نکلتا ہے. یہ جو اپوزیشن کی آواز بنے گا, یہ آوازیں کس جماعت سے زیادہ آئیں گی؟ That's what I meant. جتنے اسٹیبلشمنٹ ہی کردار کرے گی, ادا کرے گی اپوزیشن کا بھی. They would be the chief whip. ہم طاقت میں ان کو They would be the chief whip. They would be running the show and they would be monitoring the show as well. Inside and outside the parliament. So اگر ہم hybrid regime کو adopt کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو admit کر رہے ہیں, admit بھی کر رہے ہیں, so پچھلی حکومت پہ, عمران خان کی حکومت پہ check and balance کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ تھی. اپوزیشن تو ناکارہ تھی بالکل اس وقت کی, نکمی اپوزیشن تھی, باوجود اس کے کہ they were in the great number in the National Assembly. اس کے بعد جو ایک اور ہائبرڈ رجیم کا ماڈل آیا جو ثنا مرزا صاحبہ نے کہا, اس میں بھی کوئی اپوزیشن نہیں تھی, فرینڈلی بی ٹیم تھی, اسٹیبلشمنٹ ہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی, which was keeping a check and balance on the running of the governance. So ابھی بھی آپ سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اور جو آپ کو لے کے آتے ہیں پھر ظاہر ہے وہی آپ کے ناخدا بھی ہوتے ہیں, خدا بھی ہوتے ہیں, ناخدا بھی ہوتے ہیں.